Namaskar and Jai Guru. So, I'll talk about a strange thing that is happening right now. Trump has declared a ceasefire decision between Iran and Israel. But before that, ईरान declared that it might close हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का वो एक अनाउंसमेंट किया था. और उसके साथ साथ में उसके तुरंत बाद ईरान ने कतर में और इराक में यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिस को बॉम्ब किया. द स्ट्रेंज थिंग इज that despite this decision, announcement of decision कि हॉर्मुज स्ट्रेट को हम लोग क्लोज कर सकते हैं, पार्लियामेंट में डिसीजन ले लिया गया है. द स्ट्रेंज थिंग इज मार्केट में लेकिन पैनिक नहीं था. द मार्केट वॉज नॉट इन पैनिक. द कन्वेंशनल आर्ग्यूमेंट वॉज दैट इफ हॉर्मुज क्लोज्ड even temporarily there would be clear winners, there would be clear losers. So like winners would be, जो नॉन गल्फ प्रोड्यूसर है, यूएसए, रशिया, ब्राज़ील एट्सेट्रा. लूजर्स में प्राइम लूजर्स रहेंगे ईरान, बिकॉज ईरान इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन दैट. उसके बाद लूजर्स रहेंगे चाइना, बिकॉज चाइना का बल्क ऑफ चाइनीज ऑयल इज ईरानियन ऑयल. उसके बाद लूजर्स रहेंगे साउथ कोरिया, जापान, इंडिया भी हो सकते थे. हाँ, बट इंडिया ने अनाउंस कर दिया, हरदीप सिंह पुरी जी ने अनाउंस किया कि वी हैव सोर्स्ड ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स फ्रॉम एल्सवेयर, सो डोंट बी स्केर्ड. जापान और साउथ कोरिया का एक चांस था लूजर बनने का, क्योंकि इंडिया कैन सोर्स रशियन ऑयल. जापान एंड साउथ कोरिया बीइंग अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न अलायंस कैन नॉट सोर्स रशियन ऑयल. तो फिर उसके बाद देवर बिग ऑयल कंपनीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड एल्सवेयर, फ्रेटर कंपनी, transit ports that would have made a lot of money out of these new routes, these longer routes, etc., etc. So these are all very theoretical estimates. The theoretical estimate was like Brent crude का price जो है, it could hit $90 to $150 per barrel, which is presently hovering around 79, 80. Goldman Sachs ने predict किया कि $100 plus. Deutsche Bank predict किया $120 plus. So there was a kind of a very uthal-puthal, at least theoretically, in the market. But strangely, the market did not respond the way it was expected to. There was also the scare of common man being hit naturally with higher oil prices. Coming back to the market, जिसको लेके मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि देयर वॉज एन एप्रीहेंशन इन द मार्केट. थोड़ा सा भी प्राइस फ्लक्चुएट किया, बट इट इज़ नो वेयर कंपेयर टू वॉट इट यूज टू बी 50 years ago. आज से 50 साल पहले अगर ऐसा कुछ हो जाता तो इमेजिन हाउ द मार्केट वुड हैव रिएक्टेड. There would have been massive price fluctuations. People would have made money, people would have lost money, companies would have shut down probably. आज के दिन में फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, इट लुक्स लाइक मार्केट इज गेटिंग यूज टू इट. तो मेरा क्वेश्चन जो आ रहा है इज दैट, वॉज इट बिकॉज, अभी देख के लग रहा है तब नहीं आ रहा था, अभी देख के लग रहा है कि वॉज इट बिकॉज दिस कुड बी कॉल्ड अ फिक्स्ड मैच. दैट पीपल न्यू, मार्केट न्यू कि यार थोड़ा सा भी बॉम्बिंग होंगे, कभी कुछ बॉम्बिंग इधर होंगे, कुछ बॉम्बिंग्स उधर होंगे, बट इट बी ऑल क्लियर इन अ फ्यू डेज, सो देयर इज नो नीड टू पैनिक. कुड इट बी? इट कुड बी वन रीजन. इट श्योर लुक्स लाइक दैट नाउ. द कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो है, people who try to find out lines के अंदर लाइन, उसके अंदर लाइन, they might think it this way. And it sure looks like now with Trump suddenly saying, इसने बम मारा, उसने बम मारा, हो गया, दोनों साइड बॉम्बिंग हो गया, now the war is over. Anyway, be that as it may, the market did not get into an alarm mode, so to speak, and that is good, at least on the face of it. And there are a few interesting other angles that come out of this episode that I wanted to talk to you about. Number one, this US proclivity to target attack and then allow some consolation bombing. This is a strange phenomenon if you notice. This has happened before. When Trump took out Soleimani, ईरान ने कुछ इराक में यूनाइटेड स्टेट्स बेसिस को बॉम्ब किया, which was already emptied because Iran had informed in advance. United States knew there would be bombing, allow किया कुछ बॉम्ब करने के लिए. Ditto happened last night. Last night when there was this alarm that, Qatar has been bombed and Iraq has been bombed and places have been bombed, and people started taking out social media posts like, if you are XYZ country, you should be really scary now. Iran has started responding and all. लेकिन एक बात उसके साथ साथ ये भी आ गया कि ईरान हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड इन एडवांस. नेचुरली वो जगह वगैरह जहाँ पे भी बॉम्बिंग करना था खाली करा लिए, सो नो डैमेज वाज डन.
बट कमिंग बैक टू दिस यूनाइटेड स्टेट्स का सरप्राइज अटैक एंड मैनेजिंग टू डैमेज ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज, कुछ डिबेट है, कुछ बोल रहे 40%, 70%, वॉट एवर इट इज, उसने न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे बॉम्बिंग किया एंड it is expected that some amount of damage was created, caused. कुछ भी हो, substantial damage हो, कुछ हो. This is one. Taking out the head of IRGC, Soleimani, the last time. इस टाइम में if I combine United States and Israel का initiatives या attacks या कुछ भी बोलिए, taking out the top brass of the Iranian regime this time, not Khamenei but the top planners and intelligence officers and things like that, top military guys, taking out their nuclear builders, scientists, installation, in exchange of what? ईरान को क्या मिला? A few strikes at a few empty bases. Now, if you are somebody who is supporting Iran in this mentally, वॉर में तो ऐसा ही होता है ना, वी हैव अ प्रोक्लिविटी, वी हैव अ टेंडेंसी टू टेक साइड्स. इफ यू आर द गाय दैट इज सपोर्टिंग ईरान, यू माइट बी थिंकिंग अरे सच में तो ये क्या है. उसका जब मर्जी आया, उसका जब मन में आया, जिसको उसको मन में आया उसने मार दिया, और जब ईरान का मारने का बारी है तो फ्यू एम्प्टी बेसिस. आई एम नॉट गेटिंग इन टू दैट काइंड ऑफ अ डिबेट. My thing is, the only thing that I take out of this is that even this bit of Iran hitting United States ka khali airbase was unthinkable, impossible, unimaginable about 20 years ago, when United States was the lone superpower. That has changed. So in the past 15-20 years, that has changed. That the United States is having to agree to allow consolation attack. Even if it is consolation attacks, United States is agreeing to allow attacks on its base. If this is a trend, is this going to go up? Is this going to go down? पता नहीं. हो सकता है this is going to increase in its course of time. As United States' power wanes, it is going to go up. If United States suddenly gets to dominate once again, this would probably go down, whatever it is. लेकिन ये एक इवेंट है जो मेरा यहाँ से एक कोर पॉइंट्स है which I've picked up. The other news is, why did Iran agree to just strike a few empty buildings and then sit quiet? ठीक है ना, आई मीन कंसेशन दे रहे हो, ठीक है, बट इतना भी क्या कंसेशन है कि जस्ट अ फ्यू कपल ऑफ बिल्डिंग्स एंड देन आई हैव टू जस्ट हैव टू सिट क्वाइट. आई मीन कुछ तो भी और कंसेशन मिला होगा डिबेट अगर करना चाहते हैं, डिबेट के खातिर. मुझे लगता है कि ईरान गॉट अ लिटिल स्केर्ड ऑफ अ regime चेंज. नाउ कायदे से देखे तो लॉजिकली स्पीकिंग ईरान को डरना नहीं चाहिए था, because a regime change was proving to be very difficult. Why? Because neither the United States nor Israel has the capacity to put boots on the ground in Iran. Iran is a massive country. Iran has got a very difficult terrain. Iran is not like Libya, it's like flat desert. Iran is much like Afghanistan. It is very rugged, very mountainous. It has got passes, it has got a plateau region, and it is much, much bigger in size. It is bigger than Afghanistan. And many more people live there. 90 million people live in Iran, which is a huge population compared to Afghanistan. The resistance that any invading boots on ground would have faced would have been very stiff. और कैसे regime change कर सकते हो? एयर स्ट्राइक से तो regime change नहीं होता है. regime change करने के लिए 2-3 चीज़ करना पड़ता है. या तो you put boots in the ground and you march straight and you do a coup and you remove the whoever is in power, or you incite the people to rise up. अब पीपल को राइज अप कराने के लिए यू नीड NGOs, you need NEDs and George Soros and people like them and their institutions and organizations and things like that, जो कि ईरान में कुछ नहीं है. So even if let's say 40% or 44% or 42% of Iranians don't like the Iranian government, or even 50% of Iranians don't like the government, ऐसे नहीं होता है. ये जो 50% है, ये लोग को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको बहुत बड़ा बैक एंड सपोर्ट चाहिए, जो कि NGOs देते आए हैं दूसरा जगह में, इन प्लेसेस लाइक यूक्रेन और जॉर्जिया, वेरेवर, जहाँ पे भी कलर रेवोल्यूशन हुआ है. ईरान में तो NGOs है ही नहीं. ईरान तो रखते ही नहीं है, निकाल दिए हैं. सो ईरान न्यू कि बूट्स ऑन द ग्राउंड इम्पॉसिबल है, NGOs के थ्रू regime चेंज कराना इम्पॉसिबल है.
तो फिर उसने क्यों दो चार खाली बेसिस को स्ट्राइक करके कॉन्सोलेशन प्राइज लेके आ गया? मेरे को लगता है कि जैसे मैंने बोला कि ईरान, मुझे लगता है, ब्लिंक्ड फर्स्ट. While they knew that their mullah regime is not easy to move, they got a little nervous and they accepted the ceasefire. लेकिन ये बात भी सही है कि ये सीज फायर क्या सीज फायर है, कितना दिन रहेंगे ये पता नहीं. विच इज़ वॉट आई एम गोइंग टू कम टू इन द नेक्स्ट टॉपिक, सब टॉपिक. क्यों मैं बता रहा हूँ, पूछ मतलब क्यों मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ. मान लीजिए आज सीज फायर करा दिया ट्रंप ने, कल को इसराइल ने खमेनी को उड़ा दिया, in whichever way they do whatever things and they suddenly assassinate this guy. What happens? ईरान को रिस्पॉन्ड करना है तो कहीं जाके अटैक करेंगे. So in the long run, this is not a kind of a ceasefire that we are talking about, or the ceasefire that we used to know before. So that concept has also changed. ट्रम्प, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल लो, डोनाल्ड ट्रम्प बोलने लगा कि हाँ सीज फायर, ऑल सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज एटसेट्रा एटसेट्रा. इंडिया हैज बीन कॉन्स्टेंटली सेइंग ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट स्टॉप्ड, इट इज ऑन. So while we are sitting silent doesn't mean that, you know, there is a ceasefire and we are not going to, we are not promising to not attack. We are not promising that Operation Sindoor is over. So technically speaking, it's not a ceasefire. द सेम वे इन ईरान एंड इसराइल, कल को जैसे मैंने बोला कि किसी ने डिसाइड किया कि यार खमेनी को निकाल दो एंड दे टेक हिम आउट, व्हाट हैपेंस? अगेन रिजम्पशन ऑफ हॉस्टिलिटीज. सो इज दिस अ सीज फायर? टेम्पररीली लग रहा है कि दिस इज अ सीज फायर. So summary is that in this entire bargain, if I were to summarize Iran's losses, बहुत सारे हुआ है. Iran has lost Syria. Iran has lost a fair amount of its grip over Lebanon. Hamas gone. Gaza gone. Hamas gone. Iran has lost nearly its entire top military and intel guys. It has lost a large number of scientists. वो पेजर अटैक याद है? So pager attack के through it has lost a large number of non-state operatives around the entire region. और अभी ये लेटेस्ट यूएस बॉम्बिंग को देख के लग रहा है कि ईरान हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ इट्स न्यूक्लियर बिल्डिंग कैपेबिलिटीज ऑल्सो. So that's a series of massive loss. So as a result of which, this kind of cements Israel's leadership in the Middle East some more. Has the balance of power completely shifted in its favor? पता चलेगा कुछ दिन के बाद. I am not going to be the one to predict anything now, but yeah, it looks like there has been a noticeable shift in the balance of power. Is Israel the top dog right now in Middle East? वो कुछ दिन बाद पता चलेंगे. तीसरा क्या है ये इजराइल ईरान फियास्को से? द मार्केट हैज रिमेन्ड रेसिलिएंट, जो मैंने शुरू किया था. तो ऐसा हो गया कि 2008 के बाद से मार्केट के ऊपर आप इतना मार्केट के ऊपर आप टॉर्चर किए हो दैट मार्केट हैज बिकम जेडेड and is determined to continue कि भाई ला तू जो लाना है ला, I'll continue no matter what. And keeping this in mind, here comes my final point about warfare. देखिए, historically wars have always been about occupation and conquest. अगर आप colonialism देखेंगे, it was about conquest and occupation. अगर आप world wars देखेंगे, conquest, occupation नहीं तो conquest तो सही, ठीक है. वर्ल्ड वॉर के बाद देखेंगे, स्पेशली सोवियत यूनियन वाला साइड, आयरन कर्टन देखेंगे, इट वाज कंप्लीट ऑक्यूपेशन ईस्टर्न यूरोप के ऊपर. अगर आप यूएस अफगानिस्तान का देखेंगे, यूएस ऑक्यूपाइड अफगानिस्तान फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. दे वेर ऑल अबाउट लाइक कंकर करो, ऑक्यूपाई करो, कंकर करो, ऑक्यूपाई करो. फास्ट फॉरवर्ड टू 2025 नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट वॉर थिएटर्स, इंडिया पाकिस्तान, ईरान इसराइल, टू अ लार्ज एक्सटेंट यूक्रेन, वॉर इज लुकिंग मोर रिमोट कंट्रोल्ड. Drones, electronics, gadgets, which are targeting infrastructure, which are targeting logistics, etc. Like, great example is Ukraine. Ukraine has managed to disrupt 20% of Russian oil revenue without putting a single soldier across the Russian border. वो जो जा रहा है आ रहा है यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस करके रशिया जा रहा है, दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज द चंक ऑफ this 20% of Russian supply that they have managed to disrupt has been remote controlled, drone warfare. इंडिया पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर को देखें, इंडिया इज लेवरेज हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी एंड हैज पाउंडेड टेररिस्ट कैंप्स एंड एयर बेसेस एंड probably nuclear base also in Pakistan, and the ripples has been massive. It has reached up to Washington, these ripples.
Israel वहाँ घर में बैठ के hitting soft target which is human beings, hard target which is all these installations in Iran through missiles and even through pagers. वो pager वाला तो कभी भूलना भी नहीं चाहिए. So all of these things are becoming hands off. All of these things are becoming standoffish. All of these things are becoming like remote control from a distance. Why is this been possible? Number of reasons. Technological development हुआ है, costs कम हो गया, return on investment भयंकर है. $5,000 का एक मिसाइल लेके या you can destroy $1 million equipment. तो वो तो है, वो आपको पता होंगे. It is the result that I am more interested in. The result has been that it is a rapidly developing warfare जो कि हम लोग अभी विटनेस कर रहे हैं, which is modeled and focused on coercion rather than on conquests. It looks like as of now that conquest is out for the time. Russian SMO probably would be the last example of a conquest जो टेरिटरी उसने कैप्चर किया है. Probably, I may be wrong, but looks like that is how it is going to be as of now. क्यों? क्योंकि conquest is very expensive. United States spent close to $2 trillion in Afghanistan. They went in when Taliban was there. They came out when Taliban was there. So conquest is expensive. कॉन्क्वेस्ट को लेके अच्छा अगर इतना एक्सपेंसिव हो जाता है तो तुम्हारा घर में डोमेस्टिक ओपिनियन तुम्हारे अगेंस्ट में चले जाएंगे. योर पीपल वोंट लाइक इट. लाइक देयर इज दिस ह्यूज मागा क्राउड विच डजंट वांट Donald Trump to get into an endless Middle East war. Probably that is also one of the reasons why he announced that ceasefire. Anyway, so that's not the point here. The point is कि एक तो it's expensive, एक तो you tend to antagonize your domestic crowd जिनके वोट पे आप आते हो if you're a democracy. Then there are times when conquest is impractical. Like Iran in this latest case. Israel का limited army लेके Israel could never have conquered Iran. Israel can still never conquer Iran. United States का help लेके भी they cannot conquer Iran. They can destroy Iran. They पूरा infrastructure ख़त्म कर देंगे, सब कुछ ख़त्म कर देंगे. But can they conquer the country physically? No. Let's take the example of Pakistan. India can probably walk in and conquer a part of Pakistan. But can India occupy and stay? No. Why? Because with such a huge number of extremely radicalized Islamist crowd, it would be extremely difficult for you to exist there. और प्रायोरिटी का सवाल है. राइट नाउ इंडियाज प्रायोरिटी इज ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें अ काइंड ऑफ अ डिसरप्शन लाइक दैट फ्रॉम योर नॉर्थ वेस्ट इज नॉट वांटेड. इंडियाज फोकस इज डोमेस्टिक सिक्योरिटी. वहाँ जाओगे तो इनसिक्योरिटी, यू आर एम्ब्रेसिंग इनसिक्योरिटी, which is something which you definitely don't want. So conquer you can probably a certain part of the territory, but can you occupy and stay? It's very difficult. It is not in your priorities. It is going to set you back. So conquests and occupation is out for the time being. और रशिया का भी जो ऑक्यूपेशन है विच इज़ लाइक बीन लार्जली is going to be enabled. Why? Because यूक्रेन का जिस पार्ट रशिया ने ऑक्यूपाई करके रखा है, that is ईस्ट यूक्रेन, that is mostly Russian speaker. So Russians are going to have it easy. Not like they had it in Afghanistan. Not like यूनाइटेड स्टेट्स को अफगानिस्तान में जो एक्सपीरियंस करने को पड़ा, वैसा नहीं होगा. रशियंस के लिए ईजी होंगे once the war gets over. So coming back कि कॉन्क्वेस्ट नहीं है, ऑक्यूपेशन नहीं है, सिर्फ कोअर्शन है. So would this warring state now pursue very limited objective कि भाई मुझे large grand objective नहीं चाहिए, I want छोटा मोटा disruptive objective? If that, what is it that they are going to possibly seek? If I were to draw an example from Iran, Indian attack, Indian Operation Sindoor, and the way Ukraine is, playing around with drones and setting back Russian attack, point number one that comes to my mind is deterrence. What objectives are we trying to achieve through this small scale attack? Point number one is deterrence. India Pakistan में देखिए, India hits Pakistan and expects Pakistan to go slow on terrorism. Expects. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करेंगे पाकिस्तान, but India expects Pakistan to go slow on terrorism. So that's one, deterrence. Number two is degradation. Great example, Iran, Israel. Israel attacks Iran, United States attacks Iran, bombs their plants, expects to set their nuclear program back by a few years or a few decades. Israel does pager attack on the non-state actors all around in the region, expects to put the intel and the operative network off for a couple of years.
साइंटिस्ट को हटा ले रहा है, ईरानियन मिलिट्री इंटेल एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ब्रास को हटा ले रहा है. वाई? बिकॉज दे आर सेटिंग एवरीथिंग बैक, सो दे आर डिग्रेडिंग द करंट स्टेटस ऑफ देयर एडवर्सरी. पॉइंट नंबर 3, अच्छा यूक्रेन ने भी किया है. यूक्रेन एम्स विथ like now with limited soldiers and limited fighting capacity, Ukraine has gone almost full on drone mode. So all that the Russian soldiers are facing are drones and drones and more drones. So Ukraine aims to degrade Russian SMO. So deterrence, degradation. What is the third point that comes to my mind? Regional influence. But I may be off here, I may be a little wrong here, because regional influence का point मैंने सिर्फ इंडिया और इसराइल को देख के मैंने बनाया कि both India and Israel expect their regional influence to grow through this recent operations that they have undertaken. So these are the three things that comes to my mind कि इतना limited, disruptive, coercive warfare जो आ रहा है उसके objectives क्या हो सकते हैं. Fear क्या है? The main fear is global chaos. एक तो है miscalculation. कुछ भी आपने मिसकैलकुलेट किया, थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड, दिस होल थिंग्स ब्लोज आउट ऑफ प्रोपोर्शन. तो आप अगर सोच रहे होंगे ऐसे ऐसे, मतलब ये प्रेशर टैक्टिक्स, प्रेशर रिलीज टैक्टिक्स, जैसे कि प्रेशर कुकर में होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, सेफ्टी वाल्व, कुछ कुछ प्रेशर रिलीज कर देता है सो दैट द प्रेशर कुकर डजंट बर्स्ट. तो ये छोटा मोटा वॉरफेयर में प्रेशर रिलीज टैक्टिक्स अगर आप सोच रहे हो टू प्रिवेंट अ लार्जर बिगर वॉर लाइक वर्ल्ड वॉर 3 फ्रॉम हैपनिंग, probably it's a practical idea, I don't know. War is something which we never should be talking about in favor of, but ठीक है, probably it's a practical idea कि छोटा मोटा you let off steams and to prevent something bigger from happening. But यहाँ पे एक चीज़ रह जाता है कि miscalculate slightly इधर उधर miscalculate करेंगे तो it can blow out of proportion. That is one fear. ग्लोबल केयर्स का नंबर 2 फियर क्या हो सकता है कि लिथल टेक जो है, ये जो है, this is going to soon become accessible to smaller states. इरेगुलर टेररिस्ट के पास तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि वो लोग तो सबसे पहले खरीदते हैं. इरेगुलर टेररिस्ट के पास जाएंगे बिकॉज प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो इरेगुलर्स को देंगे, दे आर गोइंग टू आर्म इरेगुलर्स. टेररिस्ट के पास जा सकते हैं जस्ट स्टेट्स लाइक पाकिस्तान दैट सपोर्ट टेररिज्म एज अ स्टेट पॉलिसी, उसके पास पहुंच सकते हैं. इसीलिए these technologies will be made accessible to smaller states. छोटा एग्जाम्पल देखिए, your favorite, most of India's favorite country Israel is supplying weapons to Azerbaijan, while India is supplying weapons to Armenia, and Armenia and Azerbaijan are fighting amongst themselves. So Israel and Turkey are supplying weapons to Azerbaijan to fight Armenia, and Armenia is trying to defend its territory using the weapons that India is providing it with. तो अभी छोटा स्टेट्स है, these are small states, and Armenia or an Azerbaijan is not a China or a Russia that you are expected to exercise reasonable restraint and some kind of responsibility in case of a warfare and all. कुछ भी कर सकता है, they are desperate, back against the wall कुछ भी कर सकते हैं. So ये जो टेक्नोलॉजीज है, these are soon going to be made available to the smaller states. ये एक वरी है. फिर बैटलफील्ड लेवल हो जाएंगे और फ्लैश पॉइंट्स इंक्रीज होते जाएंगे. तो जैसे मैंने बोला कि हो सकता है कि दिस इज अ प्रेशर रिलीज टैक्टिक्स. बट एनीवे, अगर हम रोग स्टेट्स लाइक पाकिस्तान पे आ जाते हैं, देन इसमें प्रॉब्लम क्या है? द रियल प्रॉब्लम इज दैट पाकिस्तान, अ कंट्री लाइक पाकिस्तान इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शो रेस्ट्रेंट in inflicting collateral damage. Why did I say flashpoints are going to go up? Because if you have superior technology available to a country like Pakistan, वो collateral damage पे, मतलब कोलैटरल डैमेज लेके उसका कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं है. ऑपरेशन सिंदूर में उसने क्या किया? जितने सारे ड्रोन्स थे, ऑल वे एक्सक्लूसिवली एम्ड टुवर्ड्स सिविलियन सेटलमेंट्स, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन हाउसेस इनसाइड इंडियन टेरिटरी. वी स्टॉप्ड इट एज अ डिफरेंट थिंग. बट पहले तुम टेररिस्ट अटैक करो, वो भी सिविलियंस के ऊपर, उसके जवाब में इंडिया डज समथिंग ऑन योर मिलिट्री एंड योर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. उसके जवाब में तुम क्या करो? अगेन सिविलियन पे अटैक करो. सो पाकिस्तान जैसे कंट्री फेसिंग विथ बैक अगेंस्ट द वॉल, वो सिविलियन पे ही अटैक करेंगे, उसको छोड़ के वो नहीं करेंगे. नाउ इफ यू मेक दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल टू देम, देन देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. सो दिस बिहेवियर, इफ इट इज मैप्ड अगेंस्ट intent, then it means that since a chunk of tech driven weapons are a small investment, a lot of insignificant, lot of vengeful player would use them for their own reasons. So that's one worry.
So the outcome looks like a large number of flashpoints, small flashpoints. You can call it the democratization of asymmetric warfare. The outcome is prioritization of disruption over occupation and other long-term vision. Outcome is that the global market would remain stable. Because global market को आप इतना मार चुके हो, इतना बार मार चुके हो कि they are, as I said, they are jaded, they are used to it. हाँ, देयर कुड बी रीजनल इम्पैक्ट, जो जहाँ पे फ्लैश पॉइंट हो रहा है वहाँ पे छोटा मोटा फ्लक्चुएशंस इन देयर रीजनल मार्केट in different shapes and forms, but overall the global market remains the same. Now this is one point which worries me. Maybe I'll take it up later in a video and I'll explain why it worries me. What is the other outcome? The human cost would go up, because disruptions and disruptive forces are not going to see, especially forces like Pakistan, smaller units, terrorist outfits, non-state actors. They're not going to differentiate between military lives and civilian lives and military infrastructure and civilian infrastructure and so on. I don't need to explain that. So this, in a way, reminds me of the globalization of Islamic terrorism of 1990s. The only difference is this time even states, official states are getting in, governments are getting in probably. And they too are willing to play this game of disruption and controlled chaos. Of course, fair disclaimer, maybe I am over imagining it. But if you think that there is a possibility somewhere कि ये हो सकता है, आपको भी लग रहा है, please comment and let me know. Coming back to the final point of what could be the different ways to control or manage it. Well, with the different international institutions becoming absolutely useless over the years or completely agenda driven over the years, सब अपना अपना एजेंडा लेके चल रहा है, या तो यूजलेस है या तो एजेंडा लेके चल रहा है. दुनिया भी बहुत डिफ्यूज हो गया है, मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी. इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? बिकॉज इफ यू डोंट हैव एन ओवरआर्चिंग ट्रांसनेशनल बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीस एंड ऑर्डर, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. इफ यू हैव मल्टीपोलर ऑर्डर कि कोई नोबडी कंट्रोल्स द वर्ल्ड कंप्लीटली, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. अगर आपका ट्रांसनेशनल बॉडीज है लेकिन वो लोग सब अपना धंधा में भाग रहे हैं इधर उधर, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. सो इसको कंट्रोल या मैनेज कैसे करेंगे? आई हैव नो आइडिया. एज ऑफ नाउ प्रेजेंट सिनेरियो में आई हैव नो आइडिया. और इसमें अगर मैं बहुत कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट होता तो मैं ये सोचता कि अच्छा ये क्या फियर कैंपेन है? मतलब ये इतना फ्लैश पॉइंट बढ़ा देना, इतना डिसरप्शन पैदा करना, इतना कुछ करना टू लाइक काइंड ऑफ मेक अस थिंक दैट ओ माय गॉड अभी तो पूरा द एंटायर वर्ल्ड विल ऑलवेज परपेचुअली बी फाइटिंग छोटा मोटा वॉर्स इन एनी टेरिटरीज अगेंस्ट एनीबडी एल्स. सो इज दिस अ काइंड ऑफ अ फियर कैंपेन टू मेक अ लार्ज सेक्शन बिलीव दैट इससे तो यूनिपोलर वर्ल्ड अच्छा था यार, जब अमेरिका वाज द अनडिस्प्यूटेड सुपर पावर, चलो वहीं पे वापस चलते हैं. Could it be something like that? I don't know. I mean, too many questions here. Let's hope we find out answers to some of them at least in the near future. With that, we come to an end of this video. If you liked the video, please share amongst your friends, and newcomers, you can subscribe to my channel Heartland Harry. With that, come to the end of this video. I'll catch you up again very soon. Jai Guru.